हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स। और बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13, 13वां चैप्टर, जिसका नाम है नाभिक। इसको हम कह सकते हैं बच्चों न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कह लें या न्यूक्लियाई कह लें बच्चों। इसमें अंतर क्या है? न्यूक्लियस यानी नाभिक यानी एक वचन हो गया, न्यूक्लियाई यानी बहुवचन। न्यूक्लियस की प्लूरल फॉर्म हो गई बच्चों न्यूक्लियाई, यानी बहुत सारे नाभिक, तो हम कहेंगे न्यूक्लियाई। एक नाभिक की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस। तो चैप्टर के नाम को हम न्यूक्लियस भी कह सकते हैं और न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं। तो बच्चों बहुत समय से आपको इंतज़ार था कि सर ये वाला चैप्टर कब स्टार्ट करेंगे, तो आज बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि पिछले चैप्टर में बच्चों हम परमाणु के बारे में पढ़ के आ रहे हैं और नाभिक की भी चर्चा हुई थी। तो आज का चैप्टर पूरा मतलब अब जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वो केवल न्यूक्लियस पर सेंटर्ड है, नाभिक के बारे में ही बात होगी बच्चों इस चैप्टर में। तो बच्चों पिछले लेक्चर में आपने देखा कि सन 1911 में रदरफोर्ड के कहने पर, या रदरफोर्ड को ही श्रेय दिया जाएगा, रदरफोर्ड ने अपने शिष्यों की सहायता से एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करवाया था, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। आपको ध्यान होगा सन 1911 में क्या करवाया था? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। जिसको बच्चों किसने किया था? रदरफोर्ड। ये किस सुझाव पर हुआ था? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने बच्चों किनकी हेल्प ली थी? अपने स्टूडेंट्स की, अपने शिष्यों की, जिनके नाम थे गाइगर और मार्सडन। गाइगर एंड मार्सडन। रदरफोर्ड ने भी किया था इस एक्सपेरिमेंट को कई बार। फिर उनसे निष्कर्ष निकालने थे तो उन्होंने कहा कि अब भाई ये प्रैक्टिकल करते करते मुझे बहुत समय हो गया, अब आप मेरा सहयोग करिए, थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाइए। तो ये सब चर्चा पीछे हो चुकी है बच्चों, अब केवल इतना बताएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले थे रदरफोर्ड ने, तो रदरफोर्ड ने बताया था कि पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है बच्चों। सबसे सूक्ष्मतम कण पदार्थ का क्या है? परमाणु। और कुछ निष्कर्ष जो निकाले थे वो संक्षेप में बताएंगे कि परमाणु का, जैसे ये परमाणु है बच्चों, परमाणु का समस्त धनावेश, समस्त धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान, ऑलमोस्ट मास, लगभग समस्त द्रव्यमान यानी ग्रेटर देन 90.9% से भी ज़्यादा द्रव्यमान कहाँ है? इस परमाणु के सेंटर पर बहुत सूक्ष्मतम स्थान में केंद्रित है। परमाणु का समस्त धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान, यानी समस्त द्रव्यमान ही हो गया 99.9% के अप्रॉक्सीमेट, उससे ज़्यादा ही बैठेगा, कम नहीं। वो एक सेंटर पर, नाभिक के सेंटर पर एक सूक्ष्म स्थान में केंद्रित है। उसी सूक्ष्म स्थान को बच्चों हम क्या कह देते हैं? नाभिक। तो बच्चों आज के चैप्टर में हम नाभिक का परिचय करेंगे, नाभिक के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, कहानियाँ भी चलेंगी, पढ़ाई भी चलेगी, बड़ा आनंद आएगा। तो बहुत सूक्ष्मतम स्थान है। और ये भी बताया गया बच्चों कि अगर हम परमाणु का साइज मान लें, मतलब परमाणु का साइज मान नहीं लें, परमाणु का साइज होता है 10⁻10 मीटर के ऑर्डर का। और ये किसका हो गया? परमाणु का साइज। परमाणु इतना बड़ा है अगर इस ऑर्डर में, तो जो नाभिक है बच्चों, भिन्न भिन्न तत्वों के नाभिक भिन्न भिन्न आकारों के होंगे। तो नाभिक के साइज की जो बात हुई थी वो थी 10⁻14 मीटर से लेकर 10⁻15 मीटर तक हो सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों
कि नाभिक बहुत छोटा है परमाणु से, परमाणु बहुत बड़ा है, नाभिक बहुत छोटा है, परमाणु का बाकी का जो समस्त ऑलमोस्ट जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो खोखला है, सारा द्रव्यमान और सारा आवेश जरा से स्थान में है। अब इस जरा से स्थान को कैसे समझोगे? आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है बच्चों। अब अगर हम इसके आकार को समझने की कोशिश करें कि सर परमाणु कितना बड़ा होगा और नाभिक कितना बड़ा होगा, इसका सारा चार्ज, सारा धनावेश और सारा द्रव्यमान एक छोटे से स्थान पर है बच्चों, तो घनत्व भी बहुत होगा। ये सब बातें निकल के आएंगी धीरे धीरे। तो इस साइज के बारे में अगर समझने की कोशिश करें तो आप ये मान लीजिए, आप बच्चों जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, बच्चों थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, चलिए गया, पता नहीं क्या गली में बच्चों ये गाने वाने बजाते रहते हैं, चलिए गया अब वो। तो इस साइज को अगर दिमाग में समझने की कोशिश करें तो मैं समझाना चाहूँगा कि आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, आपका जो क्लासरूम होता है बच्चों, जिसमें आप स्कूल जाते हैं, बैठते हैं, आपका जो क्लासरूम है, शिक्षण कार्य जहाँ होता है, जहाँ आप अध्ययन करते हैं, स्टडी रूम, तो उसको अगर हम परमाणु मान लें तो वहाँ पर अगर हम एक आलपिन की नोक देखें तो बहुत छोटी होगी, तो वो पूरा कमरा हो गया परमाणु और आलपिन की नोक हो गई नाभिक। है कितनी इंटरेस्टिंग विचित्र बात कि कितना छोटा है नाभिक, लेकिन उस परमाणु का सब कुछ वहीं पर है, कितने सूक्ष्म स्थान में, सारा द्रव्यमान, सारा धनावेश वहीं पर है। उसी को हमने बच्चों क्या कहा है? नाभिक। तो आकार समझ गए? क्योंकि यहाँ देखें, अगर हम कंपेयर करें तो परमाणु नाभिक से कितने गुणा, नाभिक से परमाणु 10⁴ यानी 10,000 से लेकर 1,00,000 गुना बड़ा हो गया। परमाणु नाभिक की तुलना में इतना बड़ा है, 10,000 गुने से 1,00,000 गुने बड़े तक हो सकता है परमाणु, और नाभिक बहुत छोटा होगा, बहुत सूक्ष्म स्थान पर सब कुछ है। तो बच्चों कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने को मिला। आकार की आपने अनुभूति कर ली, आपने बोध कर लिया कि आपने कमरा मान लिया परमाणु, तो उस कमरे के अंदर आलपिन की नोक या सुई की नोक, पिन होल, पिन हेड जो है उसका शीर्ष, उसकी नोक, आलपिन की नोक आपने देखी है, आलपिन से कागज में जरा सा छेद करें तो वो छेद हो गया नाभिक और आपका कमरा हो गया परमाणु। समझ गए आप? इतनी बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ें हम बच्चों पीछे पढ़ के आए, लेकिन अब हम केवल इसकी बात करेंगे, परमाणु की, इस परमाणु के सेंटर पर जो नाभिक है, आज इसी को पढ़ना है बच्चों। आज क्या, जब तक ये चैप्टर चलेगा इसी को पढ़ेंगे कि क्या है नाभिक, उसका भी कोई कंपोजिशन है, उसकी भी कोई संरचना है, क्या होता है, कैसे होता है, आकार कैसा होता है, द्रव्यमान कितना होता है, घनत्व कितना होता है, साइज क्या है और किस किस टाइप के नाभिक हो सकते हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा होगी। तो बच्चों ये रहा अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या कि बच्चों इस नाभिक को समझने से पहले सन 1911 के बाद कुछ महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट्स हुए। उन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर जो निष्कर्ष निकले, उन्हीं निष्कर्षों, उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा नाभिक के संगठन को समझने में हमें एक सफलता प्राप्त हुई कि नाभिक का संगठन क्या है। तो उसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी कुछ चीज़ें, थोड़े से कुछ प्रयोग और समझने पड़ेंगे। तो बच्चों सन 1919 में रदरफोर्ड ने एक बात सोची, क्योंकि इससे पहले रेडियो एक्टिविटी की खोज हो चुकी थी। रेडियो एक्टिविटी आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ के आए होंगे कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका स्वतः ही विघटन होता रहता है, उनसे रेडियो एक्टिव किरणें निकलती रहती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है ना। तो पदार्थ की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। वो अस्थायी पदार्थ होते हैं कि उनकी मात्रा अपने आप ऑटोमेटिकली
हम कुछ नहीं कर रहे, कोई बमबारी नहीं कर रहे, कोई क्रिया नहीं कर रहे, नेचुरली ऐसा हो रहा है कि अस्थायी तत्व जो होंगे उनसे, उन्हीं को हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है। इनसे क्या होता है बच्चों, इनका विघटन होता रहता है। तो रदरफोर्ड ने सोचा कि क्या जो स्थायी तत्व हैं उनका हम विघटन कर सकते हैं। तो ये सोच के उन्होंने बच्चों सन 1919 में एक प्रयोग किया विघटन का, और वहीं खोज हो गई प्रोटॉन की। तो हम प्रोटॉन की खोज की बात कर रहे हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, नाभिक की खोज का श्रेय किसको जाएगा? अगर आपसे कोई पूछे कि नाभिक की खोज किसने की, तो नाभिक के बारे में बच्चों किसने बताया? रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड को श्रेय दिया जाता है नाभिक की खोज का। अब नाभिक का संगठन कैसा होता है? नाभिक के अंदर, परमाणु के अंदर नाभिक हुआ, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस खाली जगह में चक्कर लगा रहे हैं, ये मॉडल निकल के आया। अब नाभिक में क्या होगा उसको समझना है, तो उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रोटॉन की खोज भी रदरफोर्ड ने की बच्चों। देखो कितनी अच्छी कहानी आगे बढ़ रही है। तो सन 1919 में रदरफोर्ड ने ये सोचकर कि हम स्थायी पदार्थों के जो नाभिक हैं क्या उनका भी विघटन कर सकते हैं, ये सोच के एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें सफलता भी मिली और प्रोटॉन की खोज होगी बच्चों। उन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन पर 7n14, अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे कि ये क्या है, कैसे है, ये परमाणु क्रमांक है, ये द्रव्यमान संख्या है, ये नाइट्रोजन है। अभी थोड़ा सा ऐसे ही समझ लें। नाइट्रोजन पर जब एल्फा कणों की बमबारी की तो हमें प्रोटॉन मिल गया बच्चों। एक मिला कार्बन का आइसोटोप, सॉरी बच्चों, ऑक्सीजन का एक आइसोटोप 8O17 प्लस 1H1, यही प्रोटॉन है। ये क्या है बच्चों? नाइट्रोजन है। ये क्या है बच्चों? एल्फा कण है। तो एल्फा कणों की जब नाइट्रोजन पर बमबारी की गई तो ऑक्सीजन का एक समस्थानिक मिला। आप कहेंगे सर हमने 8O16 पढ़ा है, तो बच्चों अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि 8O17 भी होता है, वो समस्थानिक होता है। ये ऑक्सीजन है बच्चों, जगह कम है, मैं इंग्लिश में लिख दूं ऑक्सीजन। और ये मिल गया बच्चों प्रोटॉन। क्या मिल गया? प्रोटॉन। ऐड करके देख लीजिए बच्चों, 7 और 2 9, इधर 8 और 1 9, 14 4 18, ऊपर 70 और 1 18, तो ये मिल गया बच्चों। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर था, इसलिए इस प्रोटॉन को हमने 1H1 का संकेत दे दिया बच्चों। ये जो प्रोटॉन की खोज हुई, जो कण मिला हमें, और बच्चों कृत्रिम विघटन हो गया। विघटन हो गया कि नहीं? विघटन का मतलब जब हम एक तत्व के नाभिक को दूसरे तत्व के नाभिक में बदल देते हैं। देखिए पहले क्या था? नाइट्रोजन, और वो नाइट्रोजन किस में बदल दिया हमने? ऑक्सीजन में बदल दिया बच्चों। तो विघटन हुआ कि नहीं हुआ? इसी को हम कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? कृत्रिम नाभिकीय विघटन। ये क्रिया क्या कहलाती है? कृत्रिम नाभिकीय विघटन। किसी स्थायी नाभिक को हमने दूसरे नाभिक में बदल दिया। नाभिक था नाइट्रोजन का और बदल गया ऑक्सीजन के नाभिक में, और नया कण और निकल गया बच्चों, प्रोटॉन। तो ये घटना, ये भी एक विघटन हुआ, यानी आर्टिफिशियल न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। ठीक है ना बच्चों? तो कृत्रिम नाभिकीय विघटन हुआ। एक स्थायी नाभिक बमबारी करा के, कणों से बमबारी करा के दूसरे नाभिक में बदल दिया गया। तो बच्चों ये जो प्राकृतिक विघटन होता है उससे अलग था। यहाँ हमने
यानी रदरफोर्ड ने एक सफलता प्राप्त कर ली। तो सबसे पहली विघटन की अभिक्रिया यही है बच्चों। हुआ क्या कि प्रोटॉन उन्होंने और नाभिकों, अन्य तत्वों के नाभिकों से भी प्राप्त किया, बोरोन से लेके, फिर बाद में रदरफोर्ड ने बोरोन से लेकर पोटेशियम तक जितने भी तत्व हैं उनके नाभिकों पर बमबारी करके प्रोटॉन प्राप्त किए, और मतलब ऑक्सीजन और कार्बन को छोड़कर, सी व ओ को छोड़कर, कार्बन और ऑक्सीजन को छोड़कर इन पर बमबारी नहीं की और सफलता मिली। चैडविक के साथ मिलकर उन्होंने इन तत्वों के नाभिकों पर बमबारी करके कृत्रिम नाभिकीय विघटन किया बच्चों, और प्रोटॉन। तो ये सबसे पहली आर्टिफिशियल जो डिसइंटीग्रेशन की रिएक्शन थी, सबसे पहले यही थी। इसलिए बोर्ड पर मैं केवल इसी को लिख रहा हूँ, ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि सबसे पहली परिघटना, सबसे पहला विघटन, सबसे पहली अभिक्रिया यही थी जिससे प्रोटॉन की खोज हो गई थी बच्चों। नाइट्रोजन पर अल्फा कणों की बमबारी करके प्रोटॉन प्राप्त कर लिया था रदरफोर्ड ने। तो बच्चों ये एक बहुत महत्वपूर्ण खोज थी जो रदरफोर्ड ने की, ठीक है ना बच्चों। तो प्रोटॉन की खोज हो गई। अब प्रोटॉन के बारे में थोड़ा सा और बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। हाँ तो बच्चों, अभी आपने प्रोटॉन के बारे में पढ़ा, तो अब प्रोटॉन के बारे में कुछ आंकड़ों की चर्चा कर लेते हैं। प्रोटॉन, इसका द्रव्यमान कितना होता है, यानी मास ऑफ प्रोटॉन, ये आपको याद रखना है 1.6726, ठीक है बच्चों, 1.6726। आप एक डिजिट और बढ़ाना चाहें तो 2 × 10⁻⁻27 kg। इसको देखिए ये कितने छोटे द्रव्यमान हैं। अब हम जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं बच्चों, जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इनके द्रव्यमान कितने छोटे हैं, 10⁻⁻27। तो किलोग्राम में पढ़ना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लगता है, असुविधाजनक लगता है। तो हमने बताया था कि जो परमाणविक द्रव्यमान होते हैं उनको हम नापते हैं एटॉमिक मास यूनिट में बच्चों, आपको ध्यान हो, AMU में। तो हम ये 11th में आपको पढ़ा चुके हैं कि 1 AMU क्या होता है। 1 यानी एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट एक द्रव्यमान को, छोटे द्रव्यमानों को नापने का एक मात्रक है, जिसको संक्षेप में हम AMU या U भी लिख देते हैं। आपकी NCERT बुक में केवल U लिखा है, U लिखा है, उसका मतलब AMU ही है, एटॉमिक मास यूनिट ही है, परमाणविक द्रव्यमान मात्रक ही है। तो बहुत छोटे द्रव्यमानों को नापने के काम आता है। और इसको कैसे डिफाइन किया गया है बच्चों, वैसे हम 11th में पढ़ा चुके हैं, लेकिन संक्षेप में समझा देते हैं कि कार्बन 6C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग 1 AMU या 1 U कहलाता है। इससे हमने द्रव्यमान निकाला है बच्चों, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर हम 1 ग्राम परमाणु भार की बात करें, 1 ग्राम परमाणु की बात करें तो कार्बन का द्रव्यमान 12 ग्राम होगा। 1 ग्राम परमाणु कार्बन का जो द्रव्यमान होगा बच्चों, कितना होगा, 1 ग्राम परमाणु कार्बन 12 का द्रव्यमान कितना होगा, 12 ग्राम, ठीक है। और 1 ग्राम परमाणु कार्बन में 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम का मतलब 1 ग्राम से नहीं है, एक संख्या है जो एक मोल को प्रदर्शित कर रही है। 1 ग्राम परमाणु कार्बन का द्रव्यमान 12 ग्राम, तो 1 ग्राम परमाणु और
कार्बन में परमाणुओं की संख्या कितनी हुई बच्चों? एवोगाड्रो नंबर के बराबर n के बराबर, यानी बराबर n, और n होता कितना? 6.02 इंटू 10⁻23 इतने परमाणु होते हैं। यानी इतने परमाणुओं का द्रव्यमान 12 ग्राम है। तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हुआ? यानी 1 ग्राम परमाणु कार्बन में n परमाणु हैं, तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हुआ? n मतलब 1 ग्राम परमाणु कार्बन का द्रव्यमान है 12 ग्राम, और उसमें 1 ग्राम परमाणु कार्बन में परमाणु हैं इतने, तो एक परमाणु का द्रव्यमान इतना हुआ। उसका भी 1/11 कर दें बच्चों, तब मिलेगा 1 AMU। तो 1 AMU कितना हो गया? 1/12 किसका? एक परमाणु के द्रव्यमान का, यानी 12/n का, इतने ग्राम। तो बराबर 12 से 12 कट गए, 1/n रह गया, 1/n ग्राम। तो 1/6.02 इंटू 10⁻23, तो ये आ जाएगा बच्चों, भाग करेंगे तो 1.66 ग्राम में आएगा। फिर उसको किलोग्राम में बदलेंगे तो डायरेक्ट लिख देता हूँ -27 किलोग्राम, इस तरीके से आएगा। यानी 1 AMU, यानी इतने द्रव्यमान को हम 1 AMU कहेंगे। और ये लगभग बच्चों देखो इसी प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही है। यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग कितना माना जा सकता है? 1 AMU या 1 U, AMU ही है। ठीक है ना बच्चों, बात समझ गए? लेकिन अगर एग्जैक्ट देखना चाहोगे तो अंतर आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा है। ये 1.67 है, ये 1.66 है बच्चों, बात समझ रहे हैं? तो अगर इसको एटॉमिक यूनिट में बदलेंगे तो 1.00727 AMU के बराबर आएगा। AMU की जगह मैं केवल U लिख देता हूं बच्चों, क्योंकि आपकी NCERT बुक में। तो ये लगभग देखो 1 के बराबर ही तो है, 1 यूनिट के, मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर ही है, इतना आ गया। तो ये मैंने ज़्यादा विस्तार में और ढंग से नहीं समझाया बच्चों, क्योंकि ये सब पढ़ा चुके हैं हम 11th में, जब हमने मात्रक वाला चैप्टर, मापन वाला चैप्टर पढ़ाया था, मापन मेजरमेंट, तब इसमें यूनिट्स पढ़ाई थी, वहाँ डिटेल में पढ़ा दिया है बच्चों। ठीक है ना? तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो इसका एक तरीका और भी है कि कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग है, तो और एक परमाणु का द्रव्यमान हम जानते हैं बच्चों, उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अब ज़्यादा विचार नहीं करेंगे। अब बच्चों आगे चलते हैं। ये तो प्रोटॉन के बारे में बात हो गई, लेकिन एक बात और बता दें, प्रोटॉन का द्रव्यमान हमने बता दिया, और आवेश और बता दें। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, आवेश चार्ज, वो कितना होता है? +1e, ठीक है ना? और इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, फंडामेंटल चार्ज जो होता है बच्चों, इतने कूलम होती है। अब बच्चों बात आगे बढ़ती है कि अभी यहाँ बात पूरी नहीं हुई कि सन 1920 तक, देखिए कहानी आगे बढ़ रही है। अभी हमने सन 1919 की बात की थी। सन 1920 में हमें 3 कणों के बारे में जानकारी थी, 3 मूल कणों के बारे में। एक तो इलेक्ट्रॉन, जिसकी खोज बहुत पहले हो चुकी थी बच्चों, किसके द्वारा? थॉमसन के द्वारा। जे थॉमसन ने इनकी खोज की थी इलेक्ट्रॉन की। और प्रोटॉन की हो ही गई, और एल्फा पार्टिकल्स की भी हो गई थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एल्फा कणों के बारे में हम जानते थे बच्चों। लेकिन हुआ क्या कि हाइड्रोजन के हमें समस्थानिकों के बारे में भी पता लगा कि हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक पाए गए, प्रोटियम 1H1, 1H2 एंड 1H3। तो बच्चों यहाँ है क्या कि प्रोटॉन इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, अभी आगे बताऊंगा मैं, लेकिन अभी समझ लें ये प्रोटॉनों की संख्या को दर्शा रहा है। ये सिंबल क्या बताता है, थोड़ी देर बाद पता चलेगा।
इसमें भी प्रोटॉन एक, इसमें एक, इसमें एक, लेकिन इनके द्रव्यमानों में जब अनुपात देखा तो 1:2:3। और नाभिक में अगर धनावेश है यानी प्रोटॉन है तो फिर इनके द्रव्यमानों में अंतर क्यों आ रहा है? इसका मतलब जबकि आवेश बैलेंस हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि रदरफोर्ड ने सोचा कि परमाणु के नाभिक में कोई ऐसा मूल कण भी होना चाहिए जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर हो, लेकिन वो निरावेशित हो, क्योंकि आवेश तो कंजर्व हो रहा है, आवेश का तो कोई झंझट पड़ नहीं रहा। परमाणु उदासीन है, परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, जितना नाभिक में प्रोटॉन पर आवेश उतना ही, मतलब नाभिक के चारों ओर परमाणु के अंदर वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं बच्चों, और वहाँ इनका आवेश और इनका आवेश बराबर हो रहा है, यानी नाभिक के चार्ज से इलेक्ट्रॉनों का चार्ज बराबर बैठ रहा है और संतुलन हो रहा है और परमाणु उदासीन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन द्रव्यमानों में अनुपात में अंतर आ रहा है, द्रव्यमान डिफाइन नहीं हो पा रहा। इसका मतलब कोई एक ऐसा कण भी होना चाहिए जिसका द्रव्यमान इसके लगभग बराबर हो, चाहे थोड़ा बहुत 19-20 हो, लेकिन आवेश रहित हो, क्योंकि आवेश का तो कोई इशू है ही नहीं बच्चों। ये बात भी किसने सोची बच्चों? रदरफोर्ड ने। लेकिन रदरफोर्ड कुछ ऐसे नए कण की खोज नहीं कर पाए, लेकिन बच्चों इसी परिकल्पना के आधार पर सन 1932 में चैडविक ने, किसने? चैडविक, वैज्ञानिक थे बच्चों चैडविक, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज कर ली। किसकी खोज कर ली? न्यूट्रॉन की, और उसका द्रव्यमान इसके बराबर था और उदासीन भी था। जो रदरफोर्ड के दिमाग में कॉन्सेप्ट आ रहा था, जो परिकल्पना आ रही थी, जो विचार आ रहा था, उसकी संतुष्टि, उस विचार का पूरा फायदा चैडविक ने उठा लिया, और चैडविक ने एक नए मूल कण की खोज कर दी जिसका नाम न्यूट्रॉन था बच्चों। कैसे की, ये बात भी समझाएंगे। उन्होंने क्या किया बच्चों? बेरिलियम बेरिलियम 4Be9, उसका मास नंबर इतना, अभी आप इनको समझ नहीं पा रहे हैं लेकिन समझा देंगे। बेरिलियम पर जब अल्फा कणों की बॉम्बार्डमेंट की तो एक नए तत्व की खोज हो गई बच्चों, 6C12 + 0N1। ये आवेश रहित था, इसकी आयनीकरण क्षमता बहुत कम थी। ये जो नया उदासीन विकिरण प्राप्त हुआ उस पर कोई आवेश नहीं था, लेकिन इसकी आयनीकरण क्षमता कम थी, लेकिन भेदन क्षमता बहुत अधिक थी। इसी कण को उन्होंने नाम दिया बच्चों न्यूट्रॉन। चैडविक ने क्या खोज कर ली? कौन से मूल कण की? न्यूट्रॉन की खोज कर ली बच्चों। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी करके, देखो ऊपर बैलेंस हो रहा है, 9 और 4 13, 12 और 1 13, 6 और 0 6 और 4 और 2 6। रिएक्शन हमारी बिल्कुल सही है। तो ये क्या है बच्चों? बेरिलियम। चलो ऐसे ही कुछ लिख दो यार ऐसे, बेरिलियम, और ये अल्फा कण, ये मिल गया बच्चों कार्बन, और ये हमें जो नया कण मिला, चूंकि इस पर कोई आवेश नहीं था बच्चों, क्या नहीं था? आवेश नहीं था, यानी ये न्यूट्रल था। कैसा था? न्यूट्रल, उदासीन, न्यूट्रल था, इसीलिए उन्होंने नाम दे दिया इस कण को न्यूट्रॉन, नामकरण कर दिया, उसको नाम दे दिया। ठीक है ना बच्चों? तो न्यूट्रॉन की भी खोज हो गई बच्चों। तो इन खोजों से ही हमें नाभिक के संगठन के बारे में पता चला, उसकी बात अभी हम करेंगे। सन 1932 में जैसे ही चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, हाइजेनबर्ग ने 1932 में नाभिक की कंपोजिशन के बारे में एक मॉडल प्रस्तुत कर दिया, जिसको प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल कहते हैं बच्चों। वो अभी हम समझाएंगे, लेकिन अभी न्यूट्रॉन का मास कितना था वो यहीं लिखेंगे, जिससे कंपेयर भी हो जाएगा। तो और इसी खोज के लिए बच्चों इनको सन 1935 में नोबेल प्राइज़ मिला था चैडविक को। कब मिला था? सन
19 बहुत बड़ी उपलब्धि थी बच्चों ये। सन 1935 में इनको मिल गया नोबेल पुरस्कार। बहुत बड़ा पुरस्कार, बहुत सम्मान की बात होती है किसी वैज्ञानिक के लिए या किसी भी शोधकर्ता के लिए, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मिलता है बच्चों ये। तो फिजिक्स के क्षेत्र में जब उन्होंने ये न्यूटन की खोज की तो उन्हें साइंस के फील्ड में नोबेल प्राइज़ इनको मिला सन 1935 में। अब न्यूटन का चार्ज तो मैंने बता दिया कि शून्य होता है, ठीक है ना, और इसका द्रव्यमान कितना होता है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं। देखिए प्रोटॉन का मास और चार्ज पहले से ही लिखा हुआ था, अब मैंने न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश भी लिख दिया। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बच्चों 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg, इससे मिलाइए प्रोटॉन के द्रव्यमान से तो लगभग बराबर है बच्चों, बहुत मामूली सा अंतर है। जैसे अगर मैं इसको दशमलव के 2 अंकों तक पढ़ूँ तो 1.67 गुणा 10⁻⁻27, इसको पढ़ूँ तो 1.67 गुणा 10⁻⁻27, यहाँ 62 हैं, यहाँ 49 हैं, इतना ही तो है बच्चों। यहाँ 26 हैं, यहाँ 49 हैं। तो न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी है, बहुत मामूली सा भारी है, तो लगभग बराबर हैं। इसको भी देखो एटॉमिक मास यूनिट में देखें तो 1.00727 यूनिट आया, तो ये लगभग किसके बराबर है, मतलब देखें तो 1 यूनिट 1 AMU के बराबर। अच्छा ऊपर लिख दिया था, ये भी देखो 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर ही है। 1.00 आ रहा है ना, यहाँ भी 1.00 आ रहा है। हम बाकी के अंक नहीं देखें, अगर मोटे तौर पर देखें तो ये भी लगभग 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये भी 1 एटॉमिक मास यूनिट। हम केवल इतना देखें तो बच्चों 1 ही तो लिखा है, यहाँ पर केवल इतना देखें तो लगभग बराबर हैं, बहुत स्लाइटली डिफरेंस है। तो जो रदरफोर्ड सोच रहे थे वही निकल के आया, और आवेश न्यूट्रॉन पर कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रॉन बच्चों नाभिक के बाहर होते हैं, और हमने ये कहा था समस्त द्रव्यमान नाभिक के सेंटर पर है। वो क्यों था, क्योंकि आप कहेंगे कि परमाणु का द्रव्यमान जब आप निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी तो देखोगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन बच्चों जो बाहर हैं वो बहुत हल्के पार्टिकल हैं। देखिए कितना छोटा है, 0.00055 एटॉमिक मास यूनिट, कितना एक एटॉमिक मास यूनिट से कितना छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत कम द्रव्यमान है ये। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के द्रव्यमान से लगभग 1/, मोटे तौर पर देखो तो 2000 गुना, वैसे 1836, 39, 37 लगभग इतना है, बहुत हल्का है इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट मास नाभिक में ही होता है परमाणु के। ये अगर परमाणु है तो परमाणु के सेंटर पर ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर बाहर हैं भी बच्चों तो वो बहुत हल्के हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर होते हैं। अरे अभी ये बात बताई नहीं और हम बोलने लगे बच्चों, चलो वो बात भी आएगी। तो 1932 में बच्चों ये खोज जैसे ही हुई न्यूट्रॉन की, तो फिर नाभिक के कंपोजिशन, नाभिक के संगठन, नाभिक के संरचना के बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई, वो अभी बताएंगे। और इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते ही हैं, -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक उतना ही होता है जितना प्रोटॉन का, लेकिन प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, इस पर नेगेटिव होता है, होता बराबर ही है, ठीक है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात बढ़ाएंगे। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं। तो बच्चों प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की खोज के बाद हमें नाभिक के कंपोजिशन के बारे में, संगठन के बारे में जो पता चला वो कुछ इस तरीके से है कि जैसे बच्चों अब हमने ये बना लिया नाभिक, ये परमाणु नहीं बनाया है, क्या बनाया है बच्चों, नाभिक। इस नाभिक में प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे बच्चों, ये ध्यान रखना है। यानी परमाणु में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं। तो नाभिक का जो कुल धनावेश, वो किसी भी परमाणु का जो कुल धनावेश है वो नाभिक में ही हो गया, क्योंकि प्रोटॉन धनावेश होते हैं और प्रोटॉन नाभिक के अंदर हो गए। इनका और इनका द्रव्यमान लगभग बराबर है और समस्त द्रव्यमान भी यही हो गया। इलेक्ट्रॉन जो बाहर नाभिक के चारों ओर बाहर हैं वो बहुत हल्के हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नाभिक परमाणु का समस्त द्रव्यमान एक सेंटर पर होता है, जबकि ये बहुत छोटा सा स्थान है बच्चों।
तो अब अभी हम जो लिख रहे थे वो आपको बात समझानी है कि सर आप नीचे कभी लिख देते थे 8O16 6C12, ये समझ में नहीं आ रही थी। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, अलग अलग तत्वों में अलग अलग प्रोटॉन अलग अलग न्यूट्रॉन होंगे, अलग अलग तत्वों के नाभिकों में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होगी बच्चों। तो मान लो कोई एक तत्व है X, कोई एक तत्व है X, जैसे आप क्लोरीन लिखते हैं तो Cl लिखते हैं, सोडियम लिखते हैं तो Na लिखते हैं, ऑक्सीजन लिखते हैं तो O लिखते हैं, ये वही है X। तो नीचे होता है Z और ऊपर होता है A, ऐसे लिखते हैं। लेकिन आपकी NCERT बुक में ऐसे भी लिखा है, यहाँ लिखते हैं। तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, अपना अपना नोटेशन है, ना ये गलत है ना ये गलत है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, यानी प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की जो संख्या होगी बच्चों, वो Z से लिखी जाएगी। जितने प्रोटॉन हैं वो नंबर यहाँ लिखा जाएगा। इसी को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। इस Z को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर। और प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग है वो ऊपर लिखा जाता है। प्रोटॉनों या प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग जो है वो A से लिखा जाता है। इसको कहते हैं मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। यानी मास नंबर। ठीक है बच्चों, ये दोनों का योग हो गया कि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का योग कितना है। अब बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक ही कमरे में बंद हैं, नाभिक में हैं, एक ही जगह हैं, इसीलिए इनको न्यूक्लियॉन्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? नाभिक में है, न्यूक्लियस में है, इसलिए दोनों का सम्मिलित नाम है न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियॉन। थोड़ी गड़बड़ हो रही है स्पेलिंग में, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई। इनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं बच्चों। न्यूक्लियॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर हैं वो न्यूक्लियॉन्स हो गए, न्यूक्लियॉन हैं ये दोनों मिला के। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग A हो गया, यानी न्यूक्लियॉनों की संख्या A हो गई। न्यूक्लियॉनों की संख्या वो यहाँ लिखी जाती है। न्यूक्लियॉनों की संख्या वो क्या हो गई बच्चों? A हो गई। अब न्यूट्रॉन कितने होंगे? देखें, प्रोटॉन तो हैं Z और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के हैं A, तो इसमें से इसे घटा दें तो न्यूट्रॉन ही तो रह जाएंगे। तो न्यूट्रॉनों की संख्या अगर निकलवाई जाए N, वो कितनी होगी बच्चों? A में से Z घटा दें, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दें तो निकल आएगी। बात समझ रहे हैं? जैसे हम सोडियम की बात करें, सोडियम नाभिक में बच्चों क्या होता है? सोडियम का तत्व अगर हम लिखें तो 11, सोडियम तत्व की बात करें तो यहाँ तत्व था X, X था तत्व, उस तत्व का नाभिक, ये तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी तत्व का नाभिक।
किसी तत्व के नाभिक की बात करें तो वो है, कुछ भी हो सकता है, कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, यूरेनियम, थोरियम, कैडमियम, जो भी चाहो। तो सोडियम को आपने 11 Na23 आपने बुक में ऐसे लिखा देखा है, चाहे ऐसे लिख लें या ऐसे लिख दें। तो बच्चों ये हो गया जेड, तो जेड हो गया यहाँ 11, यानी ये क्या हो गया, यानी इस नाभिक में 11 प्रोटॉन हैं, प्रोटॉनों की संख्या हो गई, प्रोटॉनों की संख्या संक्षेप में लिख देता हूँ। न्यूट्रॉन कितने हुए, इसमें से घटाओगे, A-Z करोगे, ठीक है ना। न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 23 हो गई। मास नंबर हो गया 23, यानी A हो गया। न्यूट्रॉन कितने हुए इसके अंदर, न्यूट्रॉन कितने हुए ये बताइए, इसमें से घटाओगे, A-Z करोगे, न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई 23 - 11 बराबर 12, यानी 12। इस नाभिक को अगर बनाएं, सोडियम के नाभिक को, तो इसमें क्या क्या है बच्चों, 11 तो प्रोटॉन है, देखिए 11 प्रोटॉन, यानी 11 तो हैं प्रोटॉन और 12 हैं न्यूट्रॉन, यही तो मतलब हुआ, ठीक है। तो इस संकेत से पता चल जाता है। और टोटल हैं 23, तो 23 यहाँ लिख दिए। जो प्रोटॉन हैं वो नीचे लिखे जाएंगे, वही हमारे एटॉमिक नंबर हैं, परमाणु क्रमांक हैं, और दोनों का जो जोड़ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का, यानी न्यूक्लियॉन्स की जो संख्या है वो ऊपर लिखी जाती है बच्चों। इस तरीके से इस संकेत को ऐसे पढ़ते हैं। बात समझ आ रही होगी। आवेश की बात करें, एक बात और कहें, परमाणु में अभी नाभिक की बात हो रही थी, लेकिन अब परमाणु की बात करने लगे कि परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितने नाभिक में प्रोटॉन हैं। तो यहाँ 11 प्रोटॉन हैं, इसलिए इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जाए तो वो जेड के बराबर ही होगी। इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन संक्षेप में, इलेक्ट्रॉन की संख्या ये परमाणु में बराबर रहती है सदैव। यानी जेड जो है बच्चों, प्रोटॉनों की संख्या होती है और इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या होती है। ठीक है, तो किसी परमाणु में जेड प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन पर बच्चों ई आवेश है, तो प्रोटॉनों का आवेश हो गया प्लस जेड ई और इलेक्ट्रॉनों का आवेश हो गया माइनस जेड ई। दोनों का कुल आवेश 0 हो गया, इसीलिए परमाणु उदासीन होता है। प्लस जेड ई और माइनस जेड ई करोगे तो आ जाएगा 0। ठीक है ना बच्चों, बात समझ आई होगी। तो ये कुछ बातें रही, नाभिक का थोड़ा सा परिचय हुआ बच्चों में, और बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ, लेकिन वीडियो लेंदी हो रहा है। तो एक काम करते हैं, आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। जो शेष बातें हैं बच्चों नाभिक के बारे में वो अगले खंड में कर लेंगे, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, और अगर फिर भी पूरी नहीं हुई तो वॉल्यूम 3। अभी टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, नाभिक का परिचय, इंट्रोडक्शन चल रही है बच्चों आज। तो परिचय अभी पूरा नहीं हुआ, अभी नाभिक के बारे में पूरी तरीके से नहीं समझ पाए। अभी हम ये बताएंगे कि नाभिक कितने प्रकार के होते हैं, मतलब किस किस टाइप के होते हैं, नाभिक का साइज क्या है, नाभिक शेप क्या है, कैसा होता है, उसका घनत्व कितना होता है। ठीक है ना, शेप, साइज, डेंसिटी, इन सब की बातें करनी है, लेकिन आज करेंगे तो मुझे लग रहा है वीडियो हमारा 2 घंटे का ना हो जाए। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। पहले इतना काम पूरा करिए, फिर मन लगा के बने रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, बड़ा आनंद आने वाला है। मैंने धीरे धीरे कहानियाँ सुना करके आपको समझाने की कोशिश की है। तो मिलते हैं कल इस बाकी के शेष परिचय के साथ, जिसमें आपको नाभिक के बारे में अभी बहुत सी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।